बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि जज बाबर सत्तार की जानिब से जो डीसी इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत और फिर उसके बाद उनको जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो सज़ा ना सुनाएं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ख़ास तौर पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया की जानिब से ये मैसेज गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वक्त के काजी को ये मैसेज दे दिया गया है कि देखें, आपने जो सहूलतकारी की है उस सहूलतकारी के बाद आप मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट समात हुई है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो मामला चल रहा था, इस पर समात मुकम्मल कर ली गई है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यूँ लग रहा था कि ठान लिया है कि नहीं, ये केस तो उन्होंने मुकम्मल करना ही करना था और सज़ा सुनानी ही सुनानी थी। आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और बल्कि आगाज़ जो है वो आज की व्लॉग का एक अच्छी खबर से मैं करता हूँ। और अच्छी खबर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से है। उनकी बिल आखिर एक अहम मुकदमे में जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। 9 मई जलाओ घेराव का केस था जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है। तकरीबन उन्हें 8-9 महीने तो हो गए होंगे कि वो कैद में हैं, उनकी पेशियां हैं, वो भुगत रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो अभी भी डट कर खड़ी हुई हैं। और फिर जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को उनके अपने आबाई घर में घुस कर उन्होंने हराया और ऐसी सिचुएशन में हराया कि ख़ुद वो जेल में थी, कंपेन करने नहीं दी गई, आरओज़ वगैरह या वहाँ पर जो सारा कंट्रोल था वो किसके पास था, वहाँ पर जो मुबैना तौर पर धांधली की गई। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद यास्मीन राशिद जो हैं वो जीत गई थी। और फिर एट द एंड क्या किया गया, फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 45 का जो नतीजा 7 था उसका नतीजा जारी किया गया और नवाज शरीफ जो थे वो जीत गए। तो वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं जिन्हें बिल आखिर जो ज़मानत है वो मिल चुकी है। ख़बर आपके सामने रखता हूँ जी। 9 मई गुलबर्ग में जलाओ घेराव के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अरशद जावेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत पर फैसला सुनाया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। वाज़ेह रहे कि थाना गुलबर्ग पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो इस मुकदमे में तो इनकी हो गई है। बहरहाल अगर मज़ीद किसी मुकदमे में इनको नहीं पकड़ा गया, गिरफ्तारी नहीं डाली गई या बाद में ना डाली गई, तो फिर इनको जो रिहाई है वो भी मिल जाएगी। तो बहरहाल ये पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जज फारूक सत्तार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर फारूक सत्तार जो हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला दे दिया है और एक तारीखी फैसला दिया है। इस तरह का फैसला एटलीस्ट जो मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है मैंने नहीं देखा कि इतना सख्त तरीन जो फैसला है वो सामने आया हो और कोई जज इस तरह से डट गया हो कि नहीं, जो अदलिया का हुक्म है, आपने अदलिया की तस्दीक की है तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जान छूट जाएगी और आप जो है वो सुकून से बैठ जाएंगे। जो जुल्म ज़्यादती आपने की है अदलिया इंसाफ करेगी। जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से फैसला बेसिकली ये दिया गया था जी कि डीसी इस्लामाबाद और 2 मजीद अफसरान थे। हुआ क्या था कि शादाना गुलजार और शहरियार अफरीदी जो हैं इनके एमपी ऑर्डर्स जारी हुए थे। फिर इसके बाद अदालत ने रोका था डीसी साहब को, इनके भी और भी मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे कि आप ये एमपी ऑर्डर्स ना जारी करें। लेकिन उसके बावजूद भी जारी किए गए, जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और उनके ऊपर तौहीन अदालत लागू की गई। उनको बुलाया गया, वो आए नहीं और फिर उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो जारी किए जस्टिस बाबर फारूक सत्तार साहब की जानिब से। और वारंट गिरफ्तारी भी इतने सख्त थे कि यहाँ तक अहकामात दिए गए चारों सूबों के आईजीज़ को कि जहाँ पर भी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको बाहर ना जाने दिया जाए किसी भी तरीके से, फ़िज़ाई तरीके से, बहरी तरीके से, ज़मीनी तरीके से। यही 3 रास्ते होते हैं जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, या तो हवाई जहाज़ में जाएंगे, या तो समंदर के रास्ते जाएंगे, या ज़मीनी रास्ते जाएंगे। तो इस हद तक जो ऑर्डर था वो दिया गया था और ये आईजी से कहा गया था जी कि अगले रोज़ सुबह 9 या 10 बजे आपने इनको अदालत में पेश करना है और गिरफ्तार करके पेश करना है। लेकिन खैर डीसी साहब जो थे इस्लामाबाद, मेमन साहब, वो खुद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और आप बल्कि ये देखें कि जब उनको ये सज़ा सुनाएगी तो उसके बाद आकर कहा गया जी कि
उन्होंने अपने इख्तियारात का जो इस्तेमाल है वो कानून के मुताबिक किया है। तो अगर आपने कानून के मुताबिक किया तो फिर आपने अदालत से माफ़ी क्यों मांगी, आप उसको डिफेंड करते। तो आपने एक्सेप्ट किया, अदालत के अंदर आपने ये काम किया और उसके बाद आपने माफ़ी मांगी, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये मुसलसल और बार बार हो रहा है। कल को कोई भी उठकर आएगा और अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ करेगा और फिर उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद फिर सारा जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनको सज़ा सुनाएगी। सज़ा क्या सुनाएगी वो भी आपके सामने रखता हूँ। 6 माह कैद की और 1 लाख रुपया जुर्माना उनको की सज़ा सुनाएगी। इसी तरीके से 2 मज़ीद पुलिस अफसरान जो हैं उनको भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए उनको भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 माह की जो कैद की सज़ा है, 2 माह या 3 माह, उनको भी सुनाएगी। लेकिन मेन जो इसमें करैक्टर थे वो DC इस्लामाबाद थे और इनको जो सज़ा है वो सुनाई गई। बहरहाल चूँकि इनकी सज़ा कम थी तो इसलिए ये कहा गया जी कि 1 महीने के लिए इनकी सज़ा मुअत्तल है। इसलिए 1 महीने में अगर ये इंट्रा कोर्ट अपील में जाते हैं और फैसला कलअदम करवा लेते हैं तो फिर रिलीफ हो जाएगा। अदरवाइज़ 1 महीने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर इनको अपनी जो सज़ा है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो बड़ा फैसला है जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से वो सुनाया गया। इसमें 1-2 डिटेल्स भी आपके सामने मैं ये पढ़ देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियरिटी हो जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, SSP ऑपरेशंस फारूक को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि SHO थाना मारगला नासिर मंजूर को 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने SP फारूक के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने सज़ाएं मुख्तसर होने पर 30 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी और डिवीज़न बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मौका दिया। अदालत ने कहा कि अगर अपील में सज़ा मुअत्तल ना हुई तो 30 रोज़ मुकम्मल होने पर DC, SSP ऑपरेशंस और SHO को गिरफ्तार करके अडयाला जेल भिजवाया जाए। अदालत ने फैसले कापी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की हिदायत करते हुए लिखा कि इस बात की तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या MPO के तहत नज़रबंदी अहकामात के लिए कोई पॉलिसी मौजूद थी, क्या MPO ऑर्डर्स आइन, कानून और अदालती अहकामात के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म तहकीकात कराएं कि क्या MPO ऑर्डर किसी गैर कानूनी अहकामात की बुनियाद पर जारी किए गए, क्या MPO ऑर्डर्स को शहरियों के बुनियादी हकूक़ को पामाल और अदालत के वक़ार को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर ऐसा है तो मुनासिब इक़दामात करके यकीनी बनाएं कि रियासत को मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाए। मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाए। तो ये जो सवालात उठाए गए और जो लिखा गया फैसले के अंदर, बड़ा ये जो है वो एक आप कहें कि तारीख़ी फैसला था जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से दिया गया है, क्योंकि DC या SSP या SHO जो हैं इनको किसने अहकामात दिए थे कि वो ये काम करें। तो अदालत में तो नहीं कहा, कुछ बताया गया, इसीलिए तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन खैर ये इनडायरेक्टली इस फैसले के अंदर बहुत जगहों पर जो इशारा है वो भी किया गया। और ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म ही होता है आवाम का मुंतखब नुमाइंदा, यहाँ पर तो खैर मुंतखब है, लेकिन खैर उनको भी ये लिख दिया गया है। तो बहरहाल अब 1 माह का टाइम है, फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी वगैरह और फिर उसके बाद एक अडयाला जेल जो है वो इनको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, इस पर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताता चलूँ जी कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा है जी कि इन्होंने पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और अभी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रहे हैं, तब तक ये अपने जो काम है वो जारी रखेंगे। अब देखें ये इंडिविजुअली इन्होंने जो MP ऑर्डर्स वगैरह थे वो जारी हुए थे और इनको सज़ाएं हुई। अब इस्लामाबाद पुलिस एक बतौर इदारा जो है वो अपना जो ट्विटर अकाउंट है जहाँ से वो प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं, बतौर इदारा इनके डिफेंड में सामने आकर और ये उन्होंने एक जो है वो पैगाम इसमें दे दिया जी कि कोई अदालत का जो हुक्म है वो हम नहीं मानते। यानी कि उन्होंने पहले तो ये कहा जी कि कानून के मुताबिक किया, कानून के मुताबिक किया तो फिर सज़ाएं क्यों हुई, और दूसरे नंबर पर वो कैसे कह सकते हैं कि ये अपना जो काम है वो जारी रखेंगे। अदालत ने अगर इनको सज़ा दे दी है तो इसका मतलब है कि ये मुअत्तल हो चुके हैं या अपने इख्तियारात को या उस पोजीशन को ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये यहाँ तक जो इस वक्त सिस्टम है वो पहुँच चुका है। लेकिन जज बाबर सत्तार जो हैं वो दलेरी के साथ डट गए और उन्होंने ये फैसला दिया। अच्छा, अब ये जब फैसला आया तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी सवाल उठाए गए कि जो मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो इस पर क्यों चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने खुद नोटिस नहीं लिया। इवन के उनके सामने मामला गया भी था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उसी में ये सारी चीज़ें आई थी
कि जो है वो उठाया जा रहा है, ख़वातीन पीटीआई की जो हैं उनका मामला देख लें, लेकिन कोई उसके ऊपर जो एक्शन है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से नहीं लिया गया। तो उनको इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बाद रिलीफ जो है या कानून या जो इंसाफ है वो फराहम करना चाहिए था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जी नवाज शरीफ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, कल उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने इशारा किया जी साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं, उमर अताब बंदयाल साहब या जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, क्योंकि ये पनामा बेंच में थे और उन्होंने फैसला दिया था, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उनका नाम लेकर साकिब निसार साहब का गालबन उन्होंने लिया या नाम नहीं भी लिया तो काजी और उन जजिस का नाम लेते हुए कहा जी कि आज वो कहाँ हैं, वो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे या वो मुंह भी नहीं अपना दिखा पा रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया और देखें जब मैं वापस आया डील करके तो फिर कैसे अब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ क्या हुआ कि जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर था, वो उनका हुक्म था इलेक्शन कराने का लेकिन उसको नहीं माना गया। फिर साकिब निसार साहब तो रिटायर हो गए हैं, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने जो इस्तीफ़ा दे दिया वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस थे, तो उनकी तरफ ये तंजिया जो रिमार्क्स के हैं या उनके हवाले से जो बयान है वो नवाज शरीफ साहब ने दिया। अच्छा, इस पर रिस्पॉन्ड मैं ये करूँगा कि ये तो कह रहे हैं कि वो वक्त के काजी थे और उन्होंने एक किस्म का आपके साथ जुल्म किया और सहूलतकारी की और आपको नाअहल किया, लेकिन असल में जो शर्मिंदगी है वो आपके चेहरों के ऊपर नज़र अभी आ रही है। वो जो जजेस हैं या जस्टिस इजाजुल एहसन साहब है, ठीक है वो खामोशी से इस्तीफ़ा देकर वो चले गए, इस सिस्टम का वो हिस्सा नहीं रहे। सवाल उनके ऊपर उठे कि उन्हें जो है वो कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, फेस करके वो स्टैंड लेते, लेकिन खैर उन्होंने बेहतर समझा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन असल तो शर्मिंदगी आपके ऊपर आ चुकी है और पार्लियामेंट की सिचुएशन में आपको बताऊं ये है कि इनके अपने लोग बेशरम तो हैं ही हैं जो मुबैना धांधली के ज़रिए, उनको उनके चेहरों के ऊपर लिखा हुआ है कि वो धांधली के ज़रिए आए हैं और ये सीटें उनकी नहीं थी। तो हालत ये है कि वो बोलने के काबिल नहीं रहे, हालांकि हुकूमत इन्होंने बना ली है, लेकिन आज भी असेंबली में जब ये बैठते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इनके ऊपर भारी हैं, हालांकि वो अक्सरियत में नहीं है, वो अपोजिशन में है और उनके सामने ये बोल नहीं पा रहे। उनके सामने क्या, ये तो अपने घर में नहीं, अपने बीवी बच्चों के सामने नहीं बोल पा रहे, पब्लिक में जाने के इस वक्त ये काबिल नहीं रहे। नवाज शरीफ की हालत ये है कि वो खुद असेंबली में आने के काबिल नहीं रहे। अभी वो 2 मरतबा तो आए हैं क्योंकि वोट कास्ट करना था, वोट कास्ट करने के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे कि नवाज शरीफ असेंबली में आए हों, और असेंबली में आकर ये बैठे नहीं हैं, आए वोट कास्ट किया और भाग गए, मरी गए। आज शहबाज शरीफ की भी बड़ी जल्दी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी। तो असल जो चेहरे हैं वो आप छुपा रहे हैं, वो जजेस नहीं छुपा रहे। तो बहरहाल जी ये उनका बयान था, इस पर मैंने कहा आपके कुछ जो रिस्पॉन्ड है वो भी कर दूं। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है। इस इजलास में आपको बताता चलूँ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। ये कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली गई है और अब इसके ऊपर कौंसिल अपनी राय देगा कि इनके खिलाफ क्या जो सज़ा है वो होनी चाहिए, मुर्तकिब पाए हैं ये कंडक्ट के या नहीं पाए। तो कार्रवाई आपके सामने रख देता हूँ जी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर खुली कार्रवाई मुकम्मल कर ली। खुली कार्रवाई मतलब ओपन कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई। वैसे जो इजलास है वो इन कैमरा होता है, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने खुद उन्होंने खुद ये कहा था जी कि ओपन कोर्ट में हो, तो उसके बाद ओपन कोर्ट में ये चल रही है। तमाम गवाहों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। कौंसल दस्तावेजात और गवाहों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगा। कार्रवाई के दौरान जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी के गुज़श्ता रोज़ कौंसल को लिखे ख़त का जो तस्करा था वो भी हुआ। अच्छा जी, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास चेयरमैन जुडिशल कौंसिल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत में हुआ, जिसमें जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई की गई। कौंसल कार्रवाई में गवाह जाहिद रफ़ीक ने जो है वो लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर के हवाले से दस्तावेजात फराहम करते हुए बताया कि जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी के बेटे के लंदन का क़याम हमने नहीं इंतज़ाम किया था, ऐसी कोई बात हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। अलबत्ता उनके जो बेटी है उनके लिए लंदन में 5,000 पाउंड जो है वो अदा किए गए। कौंसल कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम के सदर शेर अफगन भी पेश हुए और बताया कि हमारे रिकॉर्ड में जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी और इनकी अहलिया की एक
मेंबरशिप है। मुज़ाहिर नकवी को एक प्लाट अलाट किया गया। इजलास में मुस्तफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी का ख़त भी पढ़ा गया जिसमें कार्रवाई को गैर कानूनी उन्होंने करार दिया था। कार्रवाई मुकम्मल होने पर जुडिशल कौंसिल ने करार दिया कि जस्टिस रिटायर मुज़ाहिर नकवी को कौंसल कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। अगर कोई भी इस मामले पर कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। कौंसल चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, आपका काम मुकम्मल हो गया और अब हमारा काम शुरू हो गया। तो अब इसके ऊपर कोई जो राय है, कोई जो फैसला है वो आ जाएगा। राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।